जी, अब हमारा टॉपिक है मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन में हमारे पास जस्ट दो वेरिएबल होते थे और हम उन दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप चेक करते थे, लीनियर रिलेशन चेक करते थे। लेकिन मल्टीपल कोरिलेशन में हमारे पास एक तरफ तो ग्रुप ऑफ वेरिएबल होगा, उसका हम रिलेशनशिप किसी दूसरे वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल के साथ चेक करेंगे। ठीक है। डेफिनेशन इसकी, a numerical measure of strength of linear relationship between a group of variable and a single variable is called multiple correlation। ठीक है। एक तरफ हमारे पास ग्रुप ऑफ वेरिएबल होगा, ग्रुप ऑफ वेरिएबल में दो वेरिएबल भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं। ठीक है। आप लोगों के कोर्स के मुताबिक आपको जस्ट दो वेरिएबल्स ही पढ़ाए जाएंगे। जब आपके पास है दो वेरिएबल्स का कंबाइन इफेक्ट किसी थर्ड वेरिएबल के ऊपर चेक किया जाए, ठीक है, आपको जस्ट यही सिखाया जाएगा कि उनका रिलेशन कैसे फाइंड करना है। ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल आर। कैपिटल आर से इसको डिनोट करते हैं। द रेंज ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट इज 0 to +1। मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट की रेंज 0 से +1 के दरमियान होती है। ठीक है। R1.23 correlation between group of variable 2 and 3 on a single variable 1। ठीक है। दो वेरिएबल 2 एंड वेरिएबल 3 का कंबाइन इफेक्ट वेरिएबल 1 के ऊपर क्या है, ये हम चेक करना चाहते हैं। इस फार्मूला की मदद से हम फाइंड करेंगे एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमें बताएगी कि दो वेरिएबल्स का कंबाइन इफेक्ट तीसरे वेरिएबल्स के ऊपर कितना है। ठीक है। जब हमने सिंपल कोरिलेशन पढ़ा तो उसमें हमने डिनोम तो हमारे पास सबस्क्रिप्ट में कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, क्योंकि हमारे पास जस्ट दो ही वेरिएबल थे, x1 और x2। तो इसलिए हमने सबस्क्रिप्ट में लिखने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इसका जो प्रॉपर वे है उसमें आर के सबस्क्रिप्ट में जिन दो वेरिएबल्स की कोरिलेशन होगी उन दो वेरिएबल्स के नेम भी यूज़ किए जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है R12 का स्केयर। इससे मुराद जो हमारे पास वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 होगा उनकी हम कोरिलेशन फाइंड करेंगे। उनकी जो कोरिलेशन हमारे पास फाइंड हो जाएगी हम उसका स्केयर करेंगे। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो वेरिएबल 1 और वेरिएबल 3 होगा हम उसकी कोरिलेशन फाइंड करेंगे और फिर उसका स्केयर ले लेंगे। -2 R12, यहाँ पर कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल 1 एंड 2 आ जाएगा। यहाँ पर कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल 1 एंड 3 आ जाएगा। यहाँ पर कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल 2 एंड 3 आ जाएगा। ठीक है। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास 1 माइनस कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल 2 एंड 3 का स्केयर आ जाएगा। सिंपल कोरिलेशन की जब हमने एग्जांपल की तो हमने सबस्क्रिप्ट में 1 2 या x y नहीं लिखा था,
क्योंकि हमारे पास जस्ट एक ही कोरिलेशन थी तो हमने उसको सिंपल आर से डिनोट कर दिया। लेकिन इसका प्रॉपर वे सबस्क्रिप्ट के अंदर जिन वेरिएबल्स की हमने कोरिलेशन फाइंड करनी हो उन वेरिएबल्स के नेम लिखे जाते हैं। उनको आप स्मॉल किसी भी नंबर से डिनोट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर वेरिएबल 1 को 1 से डिनोट किया और वेरिएबल 2 को 2 से डिनोट किया। अगर यहाँ पर x और y वेरिएबल होते तो मैं यहाँ पर x और y लिख देता। अगर यहाँ पर इनकम और एक्सपेंडिचर होता तो मैं यहाँ पर इनकम का ई यूज़ कर लेता और इनकम का आई और एक्सपेंडिचर का ई यूज़ कर लेता। ठीक है। फर्टिलाइज़र और यील्ड अगर होता तो फर्टिलाइज़र का मैं एफ यूज़ कर लेता और यील्ड का वाई, ताकि मैं इसको बता सकूं कि ये कोरिलेशन किन दो वेरिएबल्स के दरमियान है। ठीक है, समझ आ गया? अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। इसके बाद इसका क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को ये जो कोरिलेशंस हैं ये आपको गिवन होंगी। आपने ये सिंपल कोरिलेशन की तरह फाइंड नहीं करनी पड़ेंगी आपको। जस्ट आपने जो आपको वैल्यूज गिवन होंगी कोरिलेशंस की, आपने वो यूज़ करते हुए मल्टीपल कोरिलेशन फाइंड करनी है। ठीक है। इफ द कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल x1 and x2 is 0.73, ठीक है, दो वेरिएबल x1 और x2 के दरमियान जो कोरिलेशन है वो 0.73 है, वो मैंने अलग से लिख दी। द कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल x1 एंड x3 इज 0.53, तो R13 हमारे पास 0.53 आ गया। द कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल 2 एंड 3, तो हमारे पास जो कोरिलेशन R23 आया वो 0.64 आ गया। फिर हमने फाइंड क्या करना है, R1.23 वेरिएबल 2 और वेरिएबल 3 का कंबाइन इफेक्ट वेरिएबल 1 के ऊपर क्या है ये हमने चेक करना है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है R12 का स्केयर प्लस R13 का स्केयर माइनस 2 R12 R13 R23 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R23 का स्केयर। अगर हमने यहाँ पर कंबाइन इफेक्ट वेरिएबल 1 और 3 का चेक करना होता ऑन वेरिएबल 2, तो हमारे पास ये फार्मूला डिफरेंट होता। अगर हमने वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 3 का कंबाइन इफेक्ट वेरिएबल 2 के ऊपर चेक करना होता, 1 और 3 का कंबाइन इफेक्ट वेरिएबल 2 के ऊपर चेक करना होता, तो हमारे पास ये फार्मूला कम्प्लीटली डिफरेंट होता। अगर हमने 1 और 2 का कंबाइन इफेक्ट वेरिएबल 3 के ऊपर चेक करना होता तो ये फिर भी मुख्तलिफ होता। ये फार्मूला कैसे जनरेट होता है उसको एक दफ़ा देख लो। सबसे पहले 1.23 है तो हमने 1 और 2 को अलहदा लिख लेना है, R12 का स्केयर प्लस R1 और ये 3 है, ठीक है, R13 का स्केयर आ जाएगा। 1 2 का स्केयर प्लस R13 का स्केयर, 1 को 2 के साथ फिर 1 को 3 के साथ लिख देना है, माइनस 2 2 हमेशा आएगा और ये टर्म हमेशा ऐसी रहेगी। ये हमारे पास पॉसिबल पेयर हैं ऑफ साइज 2 जिसमें R12 R13 और R23 होंगे, वो हमने यहाँ पर पुट कर देना। आपने चाहे 1.23 फाइंड करनी हो, 2.13 फाइंड करना हो या 3.12 फाइंड करना हो, ये टर्म एज इट इज़ यहाँ पर ऐसे ही रहेगी।
ठीक है, जस्ट इसने और इस वैल्यू ने चेंज होना है, ये मैंने बता दिया। और ये डिनोमिनेटर में है 1 माइनस आर, ये जो डॉट के बाद में हमारे पास 2 3, ये यहाँ पर आ जाएगा और इसका स्क्वायर आ जाएगा। दोबारा से देख लें, R1 को 2 के साथ 1 और 2 को कंबाइन करके R12 का स्क्वायर, प्लस 1 और 3 को कंबाइन करके R13 का स्क्वायर, माइनस ये कांस्टेंट ऐसे रहेगा -2 R12 1 3 और 2 3, डिवाइडेड बाय 1 माइनस डॉट के बाद जो टर्म है हमारे पास 2 और 3, R2 3 का हम स्क्वायर यूज कर लेंगे। ठीक है, अब अगर हमारे पास R2.13 होता, अगर हमारे पास R2.13 फाइंड करना होता तो उसका फार्मूला किस तरह बनना था, यहाँ पर 2 डॉट यहाँ पर 13, R12 का स्क्वायर प्लस R23 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 3 आ जाना था, -2 R12 13 2 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R13 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 3 की बजाय 1 3 आ जाना था, क्योंकि यहाँ पर डॉट के बाद हमारे पास अब 1 3 होगा। ठीक है, ये आपने फार्मूलाज याद करने हैं। अब इन फार्मूलाज में हम जो आपके पास रिक्वायर्ड फार्मूला होगा उसके अंदर आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। R12 आपके पास 0.73 है, उसके अंदर आपने वैल्यू पुट कर दी 0.73 और उसका स्क्वायर लेना है आपने, प्लस R13 हमारे पास 0.53 है, उसका स्क्वायर, -2 R12 R13 R23, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस R23 0.64 का स्क्वायर आ जाएगा। जब हम ये ऊपर वाले टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे, इनका स्क्वायर लेकर, इन दोनों का स्क्वायर लेकर प्लस करेंगे और इन सब को मल्टीप्लाई करके इनमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.3186, 0.3186। और जब हम ये नीचे वाली वैल्यूज़ को 1 माइनस 0.64 के स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 0.5904 आंसर आ जाएगा। और जब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करके इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 0.7346 आंसर आ जाएगा, 0.7346 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है, सर इसकी अपने पास एक एग्जांपल करवानी थी जी सर, इसकी एक और एग्जांपल करवा देते, ये 1 3 2 3 वाला कॉन्सेप्ट सही से क्लियर हो जाता। ये वेरिएबल्स के नेम है, यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो, वेरिएबल के नेम हैं, आपने R12 यूज करना है। अगर आप इनकी जगह पर रियल लाइफ वेरिएबल भी ले सकते हो जिनमें आप इनकम सर एक्सपेंडिचर, जो इक्वल के लेफ्ट साइड पे R1.23 है उसके अकॉर्डिंग हमने अंडर रूट के नीचे वाला फॉर्मूला सेट करना है ना, R12 R13 ये वाला। जी बिल्कुल, इसी के मुताबिक ये वाला फार्मूला हम सेट करेंगे। और हमको वैल्यूज फिर इसी के अकॉर्डिंग दी होंगी, जैसे अभी हमें R12 की वैल्यू आपने यहाँ पे लिखा है ना 0.73 जी, और R13 की आपने लिखी है, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये R22 या R35 की वैल्यू है? हमारे पास वेरिएबल के जो स्टेटमेंट होगी उसके अंदर
वेरिएबल 1 और 2 या कुछ भी इस तरह से रिलेशनशिप बता दिया जाएगा कि R12 इतना है, R13 इतना है, R23 इतना है। ये चीज़ आपको गिवन होगी, ये वाली लाइन आपको गिवन होगी और आपने ये वाली फाइंड करनी होगी। ठीक है, फार्मूला चाहे आप जैसा और मर्जी सर फार्मूला आप जैसा चाहे मर्जी बना लें, उनमें यही 3 वैल्यूज यूज होंगी। सर अगर 1 2 की जगह 2 1 होता फिर हम कौन सी वैल्यू पुट करते? अगर कोई बोले x और y के दरमियान कैसा रिलेशन है, तो वैसे ही होगा जो y और x के दरमियान है। x और y और x सेम रिलेशन बताएंगे ना। जो हमको ये वैल्यूज देंगे इसी के अकॉर्डिंग नीचे फॉर्मूला भी हमारा बनता होगा। जी बिल्कुल, R12 इज इक्वल टू R21 होता है। दो वैल्यू दो दो वैल्यूज के दरमियान रिलेशनशिप कैसा होगा, जो जैसा x और y यस अगर सर, इनवर्स है तो वो इनवर्स ही रहेगा ना। यस 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 सही हो गया। अगर सर यहाँ पे R1.23 की जगह R5.38 होता फिर क्या होना था? R5.38 होता तो उसके तो मुताबिक इधर हम R12 की जगह कौन सी वैल्यू दी होनी थी यहाँ पे? आपने बोला R5.38 0.38। सबसे पहले आपने R35 या 53 का स्केयर यहाँ पर लिखना था, यस सर। प्लस 58 का स्केयर यहाँ पर आ जाएगा, जी 5 और 8। ठीक है, जी इसके बाद जी ये ऐसे रहेगा R35 R58 R38। ठीक है, जी। डिवाइडेड बाय 1 पर सर माइनस। आपने तो बोला था कि R12 R13 R23 सेम रहेगा। अगर आपके पास जो वेरिएबल्स हैं, जो जो गिवन वेरिएबल्स हैं वो R12 हैं, तो आपका रिक्वायर्ड भी R12 होगा। ऐसा नहीं है कि आपको R12 बताकर और पूछा R538 पूछा जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर आप 538 पूछा गया है तो उसके मुताबिक ही आपको बताया जाएगा 5 और 3 के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, 5 और 8 के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, 3 और 8 के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। जी सर। ठीक है, सर ऐसा फिर नहीं। यहाँ पे R12 की जगह R58 R सॉरी R53 58 और 38 होना था है ना? जी बिल्कुल। यस सर मुझे आ गई समझ, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। जी सर वो जो आपने कंबाइंड इफेक्ट वाली बात बताई थी ना कि अगर हमने एक का इफेक्ट टू मतलब 1 का 2 3 पे, वो जरा रिपीट कर दें। इसमें हम इस जो हमारे पास मल्टीपल कोरिलेशन होता है, इसमें हमने दो वेरिएबल्स का कंबाइन इफेक्ट, इसमें वेरिएबल 2 और वेरिएबल 3 का कंबाइन इफेक्ट वेरिएबल 1 के ऊपर चेक करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि फर्टिलाइज़र ज़्यादा डालने से यील्ड ज़्यादा आती है, हमें पता है ना ऐसा। लेकिन हमें पता है कि उसमें वाटर का इम्पैक्ट भी होता है। अब हम क्या करते हैं, वाटर को और फर्टिलाइज़र को कंबाइन करते हैं। हम चेक करना चाहते हैं वाटर और फर्टिलाइज़र का कंबाइन इफेक्ट यील्ड के ऊपर क्या है। ये हम चेक करना चाहते हैं इनकम का और जेंडर का, इनकम का और जेंडर का कंबाइन इफेक्ट एक्सपेंडिचर्स पे क्या है। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी दो वेरिएबल का कंबाइन इफेक्ट किसी तीसरे वेरिएबल्स के ऊपर चेक करना चाहें तो हमें मल्टीपल कोरिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। जी सर ठीक। ठीक है, अगर किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते। यस सर। सर आपने पीछे बताया था कि X1 और X2 यानी कि कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने पीछे फर्टिलाइजर और फील्ड की एग्जांपल दी थी, तो यहाँ पे अगर फर्टिलाइजर और फील्ड लिखते हैं तो यही स्टेटमेंट होगी कोरिलेशन बिटवीन यानी कि X1 और X2 की जी जो इससे दी हुई है। इससे मिलती जुलती ही स्टेटमेंट होगी। आपको स्टेटमेंट से पता चलेगा कि ये कोरिलेशन बता दी जा रही है। ठीक है, कोरिलेशन अगर ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होती, इफ द कोरिलेशन बिटवीन फर्टिलाइजर एंड यील्ड इज 0.73 and
the correlation between fertilizer and water is 0.53 and the correlation between water and yield is 0.64, then find the correlation between ग्रुप ऑफ वेरिएबल में हमारे पास वाटर और फर्टिलाइजर आ जाता, और यहाँ पर जो सिंगल वेरिएबल है इसमें हमारे पास यील्ड आर वाई डॉट डब्ल्यू एफ आ जाता। ठीक है, आर वाई डॉट डब्ल्यू एफ, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में ओके हम सर। रियल लाइफ एग्जांपल यूज कर सकें। ठीक है, और किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। नो सर। अब हमारे पास सिचुएशन है पार्शियल कोरिलेशन की। ठीक है, पार्शियल कोरिलेशन में क्या होता है, हमारे पास दो से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं जैसा कि मल्टीपल कोरिलेशन में होता है, लेकिन हमने जस्ट दो वेरिएबल्स की रिलेशनशिप चेक करनी होती है, जस्ट दो वेरिएबल्स की रिलेशनशिप चेक करनी होती है इन द प्रेजेंस ऑफ अदर वेरिएबल्स। दूसरे वेरिएबल्स की मौजूदगी में, दूसरे तमाम वेरिएबल्स की मौजूदगी में हमने किसी भी दो वेरिएबल्स की आपस में कोरिलेशन चेक करनी होती है। इसको हम पार्शियल कोरिलेशन कहते हैं। इसकी जो वो डेफिनेशन है, अ न्यूमेरिकल मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, जिस तरह हम सिंपल कोरिलेशन में टू वेरिएबल्स की आपस में स्ट्रेंथ चेक करते थे, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या है, कीपिंग द ऑल अदर वेरिएबल्स एज कांस्टेंट। जो हमारी स्टडी के अंदर बाकी तमाम वेरिएबल्स मौजूद हैं, हम उनका अफेक्ट रिमूव करते हुए उनकी मौजूदगी के अंदर, बाकी तमाम वेरिएबल्स की मौजूदगी के अंदर किसी भी दो वेरिएबल्स की आपस में रिलेशनशिप चेक करते हैं, तो उस जो रिलेशनशिप हमारे पास आती है उसको हम पार्शियल कोरिलेशन कहेंगे। ठीक है, सिंपल कोरिलेशन में हमारे पास जस्ट थे ही दो वेरिएबल, तीसरे वेरिएबल का जिक्र भी नहीं था, लेकिन पार्शियल कोरिलेशन में हमारे पास दो से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं और हम उन वेरिएबल्स में से किसी दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप चेक करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अदर वेरिएबल्स। दूसरे वेरिएबल्स की मौजूदगी में हम किसी तीसरे वेरिएबल को, हम किन्हीं दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप चेक करते हैं। ठीक है, इसको आप इस तरह समझ सकते हो कि अगर आपको पता है कि फर्टिलाइज़र का इफेक्ट यील्ड के ऊपर क्या है, लेकिन आपको ये भी पता है कि वाटर का भी एक मेजर इम्पैक्ट है यील्ड के ऊपर। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि फर्टिलाइज़र का यील्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, मल्टीपल कोरिलेशन में हमने वाटर और फर्टिलाइजर को इकट्ठा कर दिया था, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, वाटर मौजूद है लेकिन हमने उसको कंसीडर नहीं करना, हमने उसको एज अ कांस्टेंट कंसीडर करना है, उसका इम्पैक्ट चेक नहीं करना, जस्ट दो वेरिएबल्स का आपस में चेक करना है। ठीक है, इसको हम पार्शियल कोरिलेशन कहेंगे और इसको भी हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, सिंपल कोरिलेशन और पार्शियल कोरिलेशन में जो मेजर फ़र्क है वो इनकी नोटेशन का है जो सबस्क्रिप्ट में लिखी जाती हैं। सिंपल कोरिलेशन में जस्ट R12 होता है या RXY होगा, लेकिन जब आप पार्शियल कोरिलेशन में लिखोगे तो R12.3 लिखोगे, जिसका इफेक्ट आप कांस्टेंट कर रहे हो उसको डॉट के बाद आप शिफ्ट कर दोगे। ठीक है, द रेंज ऑफ पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट इज -1 to +1।
-1 से +1 के दरमियान इसकी रेंज होती है। ठीक है, तो हमने अब फाइंड सर एक करनी है। बात पूछ जी जी। सर, जैसे यहाँ पे 2 3 लिखा हुआ, हम इसको 3 2 इस तरह करके लिख सकते हैं, R 2 3 या को 2 3 2 अगर। जी हम लिख सकते हैं, लेकिन उसका मतलब सेम ही रहेगा। जो R23 का मतलब है वही R32 का मतलब है। ठीक है, इससे वैल्यूज़ में फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप उसको अपनी मर्ज़ी से उसके जो वेरिएबल्स के नेम हैं वो आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर तो 1 2 या 2 1 है, 1 2 3 लिखा हुआ है। अगर आप इनको फर्टिलाइज़र, यील्ड और वाटर की एग्जांपल में कन्वर्ट करो तो वहाँ पर तो आपको नहीं पता चलेगा कि स्टैंडर्ड वे जो वाटर को पहले लिखना है या फर्टिलाइज़र को पहले लिखना है। तो आप किसी को भी पहले और किसी को भी बाद में लिख सकते हो, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला है उसमें R12 -R13 मल्टीप्लाइड बाय R23 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 -R12 का 13 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 -R23 का स्क्वायर। अब ये फार्मूला हमारे पास कैसे जनरेट हुआ? हमारे पास R12.3 था। R12 एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा, माइनस R1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, R1 और 3 को यहाँ पर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आगे आ जाएगा। R12 एज इट इज़ R13 मल्टीप्लाइड बाय R23। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस R13 यहाँ पर जो पहले लिखा है वो उसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस R जो बाद में लिखा हुआ है 2 3 उसका स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गई फार्मूला की? इसमें भी हम मल्टीपल कोरिलेशन की तरह R23.1 भी फाइंड कर सकते हैं, R13.2 भी फाइंड कर सकते हैं, और उसी के मुताबिक हमने अपना फार्मूला एडजस्ट करना है। ठीक है, इसकी एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। तो इसके एग्जांपल में मैंने जो वेरिएबल जो कोरिलेशन हैं, सिंपल कोरिलेशन, वो प्रीवियस एग्जांपल की तरह ही रखी हुई हैं। R12 0.73, R13 0.53, R23 0.64, और हमने फाइंड करना है R12.3। R12.3 हमने फाइंड करना है, तो इसके मुताबिक हमने R12 माइनस R13 R23 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस R13 का स्क्वायर 1 माइनस R23 का स्क्वायर आ जाएगा। इनके अंदर हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। 0.12 की जगह पर R12 की जगह पर 0.73, R13 की जगह पर 0.53, R23 की जगह पर 0.64। इसी तरह से डिवाइडेड बाय 1 माइनस R13 की जगह पर 0.53 इसका स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस 0.23 का स्क्वायर है, R23 का स्क्वायर है तो 0.64 का स्क्वायर आ जाएगा। जब हम ऊपर वाले टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 0.3908 आंसर आ जाएगा, और जब हम नीचे वाली वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 0.6516 आंसर आ जाएगा। और जब हम इनको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 0.3908 डिवाइडेड बाय 0.6516, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.5998। ठीक है, समझ आ गई इसकी? अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो क्वेश्चन कर सकते हो। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई
तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। सर जो आपने इसकी एग्जांपल बताई थी, जी एग्जांपल नहीं डेफिनेशन, जब सर एक मिनट ऊपर वाली स्लाइड निकालेगा प्लीज। जी। सर यहाँ पे जो लिखा हुआ है द रेंज ऑफ पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज -1 to +1, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है जो आर की वैल्यू आएगी R12.3 या आर पार्शियल कोरिलेशन का कुछ भी आंसर आएगा फार्मूला यूज करते हुए, वो -1 से +1 के दरमियान आएगा। इन दोनों के, और सर इन दोनों के दरमियान में आया है जी, ठीक हो गया। 0.5998 +1 से -1 के दरमियान में ये आंसर है इसका। यस सर। और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन, कोई मसला हो तो पूछ सकते हैं। क्लियर है सबको? जी सर। सर ये लास्ट टॉपिक था बस? जी ये लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का।